हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस क्लास में जिसका नाम है हिंदी व्याकरण। हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। सभी के डाउट्स है वो क्लियर हो रहे होंगे। अब जो शिकायत आ रही थी कि मैम आप 3 महीने से कह रहे हैं व्याकरण पढ़ाएंगे, तो वो भी आप शिकायत दूर हो गई है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि क्लास आ रही है आपके पास में और आप पढ़ रहे हैं। संधि पढ़ी है हमने। सबसे पहले हमने वर्णमाला पढ़ी है कि वर्ण क्या होते हैं और वर्णमाला क्या होती है और कैसे वर्णमाला को पढ़ा जाता है, कौन कौन से उसके भेद है, सारे पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमने संधि पढ़ा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होता है व्याकरण का वो पढ़ लिया है, जो कक्षा 10 तक की, यानी कि माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर दोनों में ही ये संधि जो आती है। माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य रूप से सभी बोर्ड में आती है, लेकिन उच्च माध्यमिक स्तर पर यानी कि 11th-12th की बात करें तो किसी किसी बोर्ड में ही ये आती है। तो जिन जिन बोर्ड के संधि है वो पढ़ लीजिएगा और जिनके नहीं है वो नेक्स्ट टॉपिक का वेट करना पड़ेगा उनको। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है समास। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक होगा। उसके बाद और भी जितने भी टॉपिक है उनको भी हम कर लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले समास। अब समास और संधि, देखिए कई बच्चे जब डेफिनेशन की बात आती है, मैं भी जब 9th-10th में पढ़ती थी तो मुझे भी अपने टीचर ने कहा था कि समास की परिभाषा बोलिए या संधि की बोलिए, तो क्या थोड़ा सा उसमें सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी यानी कि समानता यह है कि समास में शब्दों का मेल होता है और संधि में वर्णों का मेल होता है। तो यहाँ मैं कंफ्यूज हो जाती थी और मुझे पता ही नहीं रहता था कि समास क्या है और संधि क्या है। तो थोड़ा सा हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा। कई बच्चे कंफ्यूज होंगे डेफिनेशन को लेकर, शब्दों की जगह वर्ण बोल देंगे, वर्ण की जगह शब्द बोल देंगे। समास में तो फिर भी शब्द हो जाएगा, लेकिन संधि की परिभाषा में आप वर्ण बहुत कम बच्चे हैं जो याद रखते हैं, शब्द ही बोलते हैं, मोस्टली शब्द बोलते हैं। जब सबसे पहले उनको खड़ा किया जाता है कि चलो भाई परिभाषा बोलिए, क्लास में एंटर हुए, सबसे पहले इंट्रो लेना है तो आप परिभाषा आती है उनको, लेकिन पता नहीं है मेल किनका होता है। उनको यही नहीं मालूम है कि संधि में किसका मेल होता है और समास में किसका मेल होता है। तो आज हम इसी चीज को जानेंगे, बहुत बारीकी से जानेंगे, बहुत अच्छी तरह से उसके भेदों को सबको आज जानेंगे अच्छी तरह से। हिंदी व्याकरण हमारी स्टार्ट हो चुकी है। सभी बच्चे ले लीजिए क्लास, क्योंकि ये एक तरह की डिवीजन क्लास है, समझिए। इसमें पूरी अच्छी तरह से समझाया जाएगा। हो सकता है इसके बाद टाइम ना मिले, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है ग्रामर का भी स्टार्ट हुआ है तो और एग्जाम आने वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम हमारे पास बचा नहीं है। तो यही क्लास आप बहुत अच्छी तरह से ले लीजिए कि आपको रिवीजन की जरूरत ही ना पड़े। फिर भी जितना हो सकेगा हम करवाएंगे, उसकी वो बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास जिसका नाम है समास, ठीक है। समास की सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर परिभाषा। तो परिभाषा क्या है, देखिए कि 2 अथवा 2 से अधिक, या तो 2 होंगे या फिर अथवा का मतलब होता है और, या फिर 2 से अधिक शब्दों के मिलने पर, 2 से अधिक शब्द हो सकते हैं, ठीक है, शब्दों के मिलने पर जो एक नया स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र पद क्या होता है, शब्द ही होता है। पद को शब्द ही बोलते हैं, शब्द को पद बनता है, उसे समस्त पद अथवा इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। देखिए जो पद बन गया है, 2 शब्द थे, ठीक है, कैसा शब्द था, 2 या 2 से अधिक। जैसे मैंने यहाँ लिखा हाथ से लिखित, हाथ से लिखित, कितने शब्द हो गए हैं, 1, 2 और 3। तो क्या बोला है, 2 या 2 से अधिक। 2 तो होने ही चाहिए, 2 कैसे हो गए। जैसे हमने यहाँ लिखा है राम और श्याम, राम और श्याम, ठीक है, 2 पद लिख लिए हैं। यहाँ भी 3 हो गए, देख ले 3 शब्द हो गए हैं, 1, 2 और 3, मतलब 2 से ज्यादा ही होंगे, या तो 2 होंगे या 2 से ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने पर एक नया स्वतंत्र पद बनता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हाथ से लिखित, यानी कि इसे क्या बोलेंगे, हस्तलिखित। क्या बोलेंगे इसे, हस्तलिखित। राम और श्याम, तो हम यहाँ लिखेंगे राम, हम यहाँ लिखेंगे राम श्याम, ठीक है, बीच में योजक चिन्ह लगा देंगे, राम श्याम, ये हो गया राम और श्याम। तो ये क्या हो गया है, एक स्वतंत्र पद बन गया है। ये भी स्वतंत्र है बिल्कुल, और ये भी क्या है, स्वतंत्र पद बन गया है, स्वतंत्र शब्द बन गया है, बिल्कुल मुक्त बन गया है, बनता है, उसे समस्त पद कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे, समस्त पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, समस्त पद बोलेंगे, समस्त पद। या फिर ये जो क्रिया हो रही है, प्रक्रिया, जो प्रोसेस चलेगा, कौन सा प्रोसेस, हाथ से लिखित, यानी कि हस्तलिखित, हाथ से लिखित पूरे 3 शब्दों को हमने एक शब्द में जोड़ने का जो कार्य किया है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं उस प्रक्रिया को।
किसे समास कहते हैं? इस प्रक्रिया को समास कहते हैं, जो ये प्रोसेस हो रहा है, ये जो प्रोसेस बनके जब ये प्रक्रिया हो रही है, दोनों को हमने इन सारे शब्दों को एक करने का कार्य किया है, ये जो कार्य प्रणाली है, इस प्रणाली को हम समास कहेंगे। और जो नया पद बनकर आएगा उसे तो समस्त पद कहा जाता है, उसे समास नहीं कहा जाता। समास किसे कहते हैं? जो प्रक्रिया हो रही है, जो प्रोसेस चलेगा, जो कार्य किया जा रहा है, उस कार्य को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। ठीक है, जैसे राम और श्याम को दोनों को हमने मिलाया, तो मिलाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाएगी समास। और जो समास करने के बाद में, समास बनाने के बाद में जो पद बनकर आया है वो क्या कहलाएगा? समस्त पद कहलाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कि उसे समस्त पद अथवा तथा इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। और समास होने पर बीच की विभक्तियों, शब्दों तथा और आदि अवयवों का लोप हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर से लगाया था, विभक्ति है, और ये जो और ये अवयव है इनका लोप हो गया। लोप यानी कि छुप गए, ये निकले, ये है ही नहीं। अगर विभक्तियां और कोई अव्यय दिखाई दे रहे हैं तो वो समास का दूसरा रूप है, वो समस्त पद नहीं है। और विभक्तियां और जो अव्यय है या शब्द है, कोई चिन्ह है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, केवल और केवल एक शब्द, एक पद बनकर आ गया है, तो वो आपको क्या कहलाएगा? समस्त पद कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? समस्त पद। तो समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को आपस में मिलने की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, उसे समास कहते हैं। और प्रक्रिया के बाद में एक स्वतंत्र पद बनकर जो बाहर आता है उसे समस्त पद कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने पूरा समास पढ़ लिया है, यानी कि अच्छी तरह से देख लिया है कि समास की परिभाषा क्या होती है, समस्त पद क्या होता है और समास क्या है। ठीक है, अब चलते हैं आगे बच्चों। एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, वो तो था समास, यानी कि दो पद जब मिले, दो पद मिले हैं, दो पद मिले तो वो क्या हो गए हैं? समास कहा। मिलने की प्रक्रिया को समास कहा है। और समास हुआ है, इसका मतलब क्या बन गया है? समस्त पद बन गया है, समस्त पद बन गया है। ठीक है, अब ये कोई भी समस्त पद बना, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था हाथ से लिखित। क्या लिखा था? हाथ से लिखित। अब हाथ से लिखित जो था वो क्या बना है? हस्तलिखित। हस्तलिखित कब हुआ? हमने दोनों को मिलाया, यानी कि हमने क्या करा? यहाँ पर समास किया। और समास करने के बाद में हमने यहाँ लिखा है हस्तलिखित। अब ये हस्तलिखित क्या है? एक प्रकार का समस्त पद है। क्या है? समस्त पद। अब मान लीजिए समस्त पद दिया हुआ है आपके पास में और आपको कहा है कि इसको अलग करिए, अब ऐसा बनाइए, तो समस्त पद को क्या लिखेंगे हम? समस्त पद भी बोलते हैं और सामासिक पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामासिक पद। सामासिक पद भी बोलते हैं। तो देखिए क्या है कि सामासिक पद, सामासिक पद या समस्त पद को विभक्ति या अवयवों के साथ में, विभक्ति या अवयवों के साथ में जब हम पद को अलग करते हैं, अलग, ठीक है, पद को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, अलग करने की जो प्रक्रिया है, उसे क्या कहेंगे? उसे समास विग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे? समास विग्रह। ठीक है, उसे समास विग्रह कहते हैं। कि समास विग्रह कहते हैं भाई, क्योंकि हम समासिक पद भी बनाएंगे और समास विग्रह भी करेंगे, दोनों चीज आएगी, तो विग्रह बनना हमें बहुत जरूरी है। तो ये क्या था हमारा? समास विग्रह। यहां लिखेंगे समास विग्रह। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया समास विग्रह कि समासिक पद का जब हमने हस्तलिखित लिखा है, और हस्तलिखित को जब हम करते हैं यहाँ पर कोई से, के चिन्ह इस तरह से आता है तो वो क्या हो जाता है? विभक्ति या अव्यय हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समास विग्रह। अब देखिए आप कहेंगे कि समास और संधि में क्या क्या फर्क होता है? समास और संधि में क्या क्या फर्क होता है? कि समास में, समास व संधि में अंतर, ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर हमें ये नहीं पता है तो हम कई बार गड़बड़ करके आ जाते हैं। पहला अंतर तो ये है कि समास में शब्दों का मेल होता है। किसका मेल होता है? शब्दों का मेल होता है। और इसी प्रकार से संधि में, यहाँ लिखेंगे संधि, संधि में वर्णों का मेल होता है। क्या होता है? वर्णों का मेल होता है। और दूसरा होता है, दूसरा जो
रूप है, दूसरा जो अंतर है वो क्या है कि समास में विग्रह होता है। क्या होता है? विग्रह होता है। और संधि में विच्छेद होता है। क्या होता है? विच्छेद होता है। आपको याद रखना है, अलग दोनों ही होते हैं, वर्ण भी विच्छेद होते हैं, वर्ण भी अलग होते हैं और विग्रह भी अलग, मतलब वर्ण भी अलग होते हैं और शब्द भी अलग होते हैं। तो जब शब्द अलग होते हो तो उसे विग्रह कहते हैं और वर्ण अलग होते हैं उसे विच्छेद कहते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब चलते बच्चों, यहाँ एक चीज और बताऊंगी मैं आपको कि समास के भेदों को पढ़ेंगे। अब समास के भेदों को पढ़ने के पहले हम ये भी जानेंगे कि समास के दो पद होते हैं, दो पद या दो से अधिक पद होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा था हाथ से लिखित। ठीक है, ये तो हमारा हस्तलिखित क्या है, इसी उदाहरण को बताऊंगी मैं, ताकि इसी ये उदाहरण चलेगा, आगे हम चेंज कर लेंगे। ये तो हो गया हमारा समस्त पद। क्या हो गया है? समस्त पद या फिर सामासिक पद। दूसरा, हमने जब इसका विग्रह करा है कि हाथ से लिखित, हाथ से लिखित। ठीक है, हाथ से लिखित, ये हो गया हमारा विग्रह। क्या हो गया है? विग्रह, क्योंकि हमने इसको अलग कर दिया। इसमें विभक्ति या जो भी अव्यय है वो भी जोड़ते हैं तो और जोड़ सकते हैं। जिसमें विभक्ति जुड़ रही है, से, के द्वारा अगर ऐसा जुड़ रहा है तो विभक्ति है, और अगर अव्यय कुछ और, एव, सह, साथ में अगर ऐसा आया है तो वो अव्यय होते हैं। ठीक है, अगर ये दो चीजें आई है तो देखिए क्या होता है कि इस पद को पहला पद बोलते हैं और इसको दूसरा पद बोलते हैं। इसके लिए अब नीचे हम देखते हैं, एक व्याख्या दी हुई है, ये दी गई कि पूर्व पद एवं उत्तर पद, कि पहला पद जो होता है हाथ से लिखित, हाथ से लिखित। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, किससे लिखा हुआ है? हाथ से, तो ये तो हो गया हमारा पूर्व पद। क्या हो गया है? पूर्व पद। अब लिखित, लिखित क्या हो गया? हमारा उत्तर पद। ठीक है, जो पहला पद होता है वो पूर्व पद और जो दूसरा पद होता है, ये दूसरा पद, वो उत्तर पद कहलाता है। तो पूर्व पद क्या है? पहला पद। दूसरा पद क्या होता है? उत्तर पद होता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि सामासिक शब्द के पहले पद को, ये ना हमारा पहला पद, पूर्व पद कहते हैं, एवं दूसरे या आखिरी पद को उत्तर पद कहते हैं। तो ये पूर्व पद आ गया, ये उत्तर पद आ गया, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी हम परिभाषा पढ़ेंगे किसी भी समास की, उसमें पूर्व पद और उत्तर पद दिया हुआ होगा। आपको ध्यान में रखना है कि पूर्व पद यानी कि पहला, उत्तर पद यानी कि दूसरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको मैं एक चीज और बताऊंगी कि समास के भेदों को पढ़ने वाले हैं हम। किसको पढ़ने वाले हैं? समास के भेद पढ़ने वाले हैं। समास के मुख्यतः चार ही भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार होते हैं। पहला होता है हमारा अव्ययी भाव समास। ठीक है, दूसरा होता है हमारा तत्पुरुष समास, तीसरा होता है हमारा बहुब्रीहि समास, और चौथा होता है हमारा यहाँ पर द्वंद्व समास। ये चार ही भेद होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के दो भेद हो जाते हैं, कर्मधारय समास जो सामान्य हिंदी में पढ़ाए जाते हैं, और द्विगु समास। लेकिन क्या करते हैं कि हम 6 के 6 समास एक साथ पढ़ा लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपसे पूछा जाता है कि मुख्य भेद कितने होते हैं तो मुख्य भेद आप 4 ही बताएंगे। कितने बताएंगे? 4। वैसे ये 6 हो जाते हैं, क्योंकि कर्मधारय और द्विगु को भी सामासिक रूप, समास के भेदों के रूप में ही रखा गया। तो 6 भी मुख्य, वैसे बताते हो कि समास के भेद कितने होते हैं तो 6 होते हैं, और मुख्य भेद जब बात की जाती है, ऑप्शन दिया जाता है कि 4 है या 6, तो आप उसमें क्या लिखेंगे? 4 भेद लिखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ पर समास के भेद की तरफ। तो समास के भेद में देखिए, पहला पद आता है हमारा अव्ययी भाव समास, दूसरा आता है हमारा तत्पुरुष समास, तीसरा आता है हमारा कर्मधारय समास, क्योंकि इसी के दो भेद है ये दोनों, इसलिए इसी के क्रम में इनको रखा गया है। चौथा आता है हमारा द्विगु समास, पांचवा हमारा द्वंद्व समास, और छठा हमारा आता है बहुब्रीहि समास। तो हम 6 समास को पढ़ेंगे। कितने समास को पढ़ेंगे हम यहाँ पर? 6 समास को, पूरे के पूरे समास को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ छोड़ेंगे, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे वो किसी का भेद हो या ना हो, या मुख्य समास में लिए गए हो या ना लिए गए, हमें ये 6 समास पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला समास है हमारा अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास क्या होता है भाई? देखिए, मैं कई बार आपको बोलती हूँ कि अव्यय होते हैं। अव्यय क्या होते हैं? सबसे पहले तो अव्यय वे होते हैं जिन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। अव्यय, अव्यय, और अव्यय का मतलब होता है अविकारी। अविकारी मतलब, विकारी का मतलब, अविकारी का मतलब होता है न बदलने वाले, मतलब न
बदलने वाले, साधारण भाषा में लिख रही हूँ, यानी कि जो परिवर्तित नहीं होते हैं, जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते, चाहे काल हो, लिंग हो या वचन हो, किसी भी आधार पर, यानी कि समय के आधार पर, नंबर के आधार पर, या किसी स्त्री पुरुष के बारे में बता रहे हैं तो उस आधार पर कभी भी ये अवयव बदलते नहीं है। जो जिनमें विकार नहीं होता है, विकार यानी कि बदलाव नहीं होता है, उन्हें बोलते हैं अव्यय। और ये भी क्या है, अव्यय भाव समास, यानी कि पहला पद इसका क्या होगा, अव्यय। कि जिस समास का पहला पद मैंने आपको बताया था कि ये समास है, और इस समास में 3 पद दिए हुए, उसमें से ये जो पहला पद है वो जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद अव्यय होगा, ये क्या होगा, अव्यय होगा, तथा प्रधान हो, और यही प्रधान होगा, क्या होगा, ये प्रधान होगा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये, ठीक है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरे पद से हमें कोई मतलब नहीं है, जो पहला पद होगा वो अव्यय होगा। अब अव्यय देखिए कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और मुझे जितना अभी याद है उतना मैं लिख लेती हूँ। जैसे प्रति, आप अव्यय को एक प्रकार से उपसर्ग भी बोल सकते हैं, कई बार उपसर्ग जैसे भी अव्यय होते हैं, जैसे प्रति, ठीक है, आ, ठीक है, यथा, अधि, है ना, इस तरह से। ये देखिए प्रति उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, प्र, है ना, प्र, यथा, ये इस तरह से जो शब्द दिए गए हैं वो क्या है, अव्यय है। और अव्यय थोड़े थोड़े आपको उपसर्ग जैसे लग रहे, नहीं लग रहे ना, तो आप इतना ध्यान रख लिए कि जो उपसर्ग जैसे लगते हैं, उपसर्ग के समान लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अव्यय। और पहला पद जिसका अव्यय होता है, यानी कि पहला पद जिसका उपसर्ग जैसा होता है, वो कौन सा समास होता है, अव्यय भाव समास होता है। अब देखिए जैसे यहाँ दिया गया है, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, तथा, यथा, हर, प्र आदि होते हैं, ये क्या हो गए, हमारे अव्यय हो गए। इन अव्ययों के आधार पर हमें क्या करना है, समास करना है और समास विग्रह करना है। अब देखते हैं हम यहाँ थोड़े से उदाहरण किसके हैं, अव्यय भाव समास के। तो पहला उदाहरण देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है यथाशक्ति, बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है, भरपेट, प्रत्येक, आजीवन, आमरण, यथानुसार, ठीक है, ये उदाहरण आ गए। अब हम ये तो क्या कहलाएंगे, सारे के सारे सामासिक पद। इन्हें क्या कहेंगे, सभी को सामासिक पद कहेंगे या फिर समस्त पद कहेंगे, सामासिक पद या फिर समस्त पद। अब हम करते हैं यहाँ पर समास विग्रह, क्या करते हैं, समास विग्रह। अब इसमें पहला पद प्रधान होगा, कौन सा, पहला पद, यानी कि ये वाला, ये है पहला पद, ये उपसर्ग जो दिए गए हैं, जितने भी उपसर्ग अभी इसमें नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कलर चेंज करना पड़ेगा इसका। ये जो उपसर्ग दिख रहे हैं, यथा, भर, प्रति, आ, यथा, ये क्या है, उपसर्ग है, यानी कि ये क्या है, हमारा अव्यय भाव समास है, ये सामासिक पद है। अब हम इनका समास विग्रह करते हैं। तो समास विग्रह देखिए बच्चों कैसे करेंगे कि यथाशक्ति के लिखेंगे, शक्ति के, यथा का मतलब क्या होता है, हम इसका अर्थ देख लेंगे। शक्ति का, यथा मतलब जैसी शक्ति आपकी, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, भर पेट, पेट भरकर, पेट भरकर, प्रत्येक, हर एक, प्रत्येक का मतलब क्या होता है, हर एक, आजीवन, जीवन भर, जीवन भर, आमरण, मरण तक, यानी कि मृत्यु तक, मृत्यु तक, ठीक है, यथा अनुसार, यथा अनुसार यानी कि जैसी आपकी शक्ति हो, जैसी शक्ति हो, यथा का मतलब जैसा, जैसी आपकी शक्ति हो, ठीक है, जैसी आपकी शक्ति हो। ये हो गया है इसका समास विग्रह। तो दो या दो से, यहाँ दो शब्द आ गए हैं, तीन आ गए हैं, या तीन आ गए, या दो आ गए, या तीन आ गए, तो दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है, वहाँ सामासिक पद होता है। और जो सामासिक पद को हम विभक्ति या अव्यय के द्वारा, तो ये देखिए ये विभक्ति हो गई है, यहाँ कुछ भी नहीं है, अव्यय है, ठीक है। ये जो भर होता है ये क्या होता है, अव्यय होता है। तो अव्यय के द्वारा हर क्या अव्यय है, जैसी क्या है अव्यय है, तक क्या है अव्यय है। तो इन अव्यय के द्वारा या फिर विभक्तियों के द्वारा अगर हम समास विग्रह शब्द को तोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, समास विग्रह, ठीक है। और ये क्या है, हमारा अव्यय भाव समास के उदाहरण हो गया यहाँ तक। आगे चलते बच्चों देखिए,
दूसरा समास आता है हमारा तत्पुरुष। अब तत्पुरुष समास की परिभाषा देखिए कि जिस समास में उत्तर पद, अब मैंने आपको बताया था कि पहला पद जो होता है पूर्व पद, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, कि अब यहाँ हम अव्ययभाव समास में तो पूर्व पद प्रधान था और तत्पुरुष समास में ये प्रधान है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखा जाएगा कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, ये वाला पद प्रधान हो एवं पूर्व पद गौण हो, इसका कोई लेना देना नहीं है, वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया है धर्म का ग्रंथ, ये का आ गया है धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, तो धर्म से मतलब नहीं है, ग्रंथ से मतलब है कि ग्रंथ कौन सा है, धर्म ग्रंथ है। राजा का कुमार, कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि कुमार का क्या संबंध है, वो कौन है, राजा का कुमार है, राजा का पुत्र है, इसलिए इसे राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजकुमार। तो ये क्या एक तरह की विभक्ति है। तुलसीदास कृत, तो ये आ जाएगा तुलसीदास द्वारा कृत, द्वारा, तो द्वारा क्या आ गया, विभक्ति आ गई है, तो इसमें क्या है, कृत, तुलसीदास के द्वारा कृत, कृत यानी लिखा गया, तो ये क्या है, उत्तर पद हमारा प्रधान आया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अब देखिए एक चीज और बताऊंगी मैं आपको, यहाँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि तत्पुरुष समास में कारक का प्रयोग होता है। कारक का मतलब कि विभक्तियां कहाँ आती है, कारक में आती है। कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो तत्पुरुष समास में कर्म कारक से लेकर, ठीक है, कर्म कारक से लेकर और अधिकरण तक का योग होता है। तो कारक आपको मैं थोड़ी सी टेबल बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर कर्ता होता है, कर्म होता है, करण होता है, संप्रदान, एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा, अपादान, संबंध और अधिकरण, बस इतने ये कारक। वैसे तो कारक 8 होते हैं, लेकिन समास में देखे जाए तो ये कारक होते हैं। जैसे ने या चिन्ह लगाते हैं कर्म को, से या फिर के द्वारा, के लिए और को, से। अब ये से भी आ गया, ये से भी आ गया, ये अलग होने वाला, अलग होने पर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा संबंध बताएगा कि का है या की है या की है। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा मैं और पर। ये हो गए हमारी क्या है, कारक की टेबल। अब इस टेबल के अनुसार हम उदाहरण करते हैं। तो एग्जाम्पल इस प्रकार से है, जैसे एक उदाहरण दिया था मैंने, क्या दिया था, हस्तलिखित, देख लीजिए। अब इसकी व्याख्या यहाँ पर आपके पास हो जाएगी। सामासिक पद है और अब हम इसका समास विग्रह करते हैं। ठीक है, विग्रह। तो विग्रह कैसे करेंगे, हस्तलिखित, हस्त का मतलब क्या होता है, हाथ, और लिखित यानी लिखा हुआ। अब किससे लिखा हुआ संबंध बता रहा है, हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, हाथ से। अब से क्या है, साधन का काम करा है इसने, से क्या करा, हाथ से लिखा हुआ, क्योंकि हमने सहायता ली है। तो कौन सा कारक आएगा यहाँ पर, करण से या हाथ के द्वारा। दो चीजों में हम कर सकते हैं, हाथ से लिखा हुआ या फिर हाथ के द्वारा, द्वारा लिखा हुआ, दोनों चीज आप देख सकते हो। तो ये क्या है, आपकी विभक्ति। जहां पर विभक्तियां आती है वहां पर कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है, तत्पुरुष। आपको ध्यान रखना है जहां विभक्ति आती है। और एक और देख लेते हैं, जैसे राजपुत्र। राजपुत्र में क्या है, राज तो क्या है, गौण हो गया हमारा, और आ जाएगा का, पुत्र। पुत्र के बारे में बताया, राजपुत्र किसे बोलते हैं, जो राजा का पुत्र होता है। तो पुत्र क्या है, विशेष, उत्तर पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है, लेकिन जो विभक्ति लगी है वो क्या लगी है, का। और का कौन सा है, संबंध कारक बता रहा है। तो आप इसे, अगर आपसे संबंध विभक्ति के बारे में भी तत्पुरुष पूछ लेते हैं, अगर से या के द्वारा समास विग्रह में आता है, ये चिन्ह आते हैं, विभक्ति शब्द आते हैं, तो आप लिखेंगे ये कौन सा है, ये तत्पुरुष। कौन सा समास है ये, तत्पुरुष करण, करण तत्पुरुष समास है। और यहाँ पर राजपुत्र की बात आती है तो यहाँ संबंध तत्पुरुष समास आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा यहाँ पर देखिए, गणेशाय नमः। गणेशाय नमः में क्या, एक संस्कृत शब्द है, मुझे पता अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी इसमें अब क्या लग रही है, गणेशाय, यानी कि गणेश जी को, गणेश को नमस्कार, गणेश को नमस्कार। अब ये किसके लिए आया है, गणेश जी को या गणेश जी के लिए, क्या आ जाएगा, के लिए। ठीक है, दोनों आ गया।
या आ जाएगा के लिए को, तो को भी आया है और के लिए भी आएगा, तो ये कौन सा आ जाएगा हमारा संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा आ जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। तो इस तरह से आपको विभक्ति का अगर आता है, विभक्तियां अगर आती है तो वहां तत्पुरुष समास ही होगा, ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। तो ये है हमारा तत्पुरुष का। और उदाहरण देखते हैं, और भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे हमने यहाँ अभी केवल और केवल किसका देखा है, करण का देखा है, यहाँ पर करण का देखा है, यहाँ हमने संप्रदान का देखा है। अब हम यहाँ थोड़ा सा संप्रदान, ये हमने देखा है संबंध का देख लिया है, संबंध, क्योंकि संबंध बताया गया है, ठीक है, संबंध तत्पुरुष का हो गया है। ऐसे आप अलग अलग तत्पुरुष जो भी विभक्ति आती है, इन कारक के चिन्ह अगर आ रहे हैं आपके समास विग्रह करते समय, तो आपका तत्पुरुष समास होगा, आप इतना ध्यान रख लीजिए। अब देखिए और भी है हमारे यहाँ पर उदाहरण, और भी है, यहाँ तक इसको कर लेते हैं। नेत्रहीन, नेत्रहीन, कर्णहीन। तो नेत्रहीन क्या हो गया, नेत्र से रहित, नेत्र से रहित। अब क्या है, से कौन सा लगा है, नेत्र से रहित, जिसके नेत्र नहीं है, अलग हो गया। तो ये कौन सा अलग हुआ है, से वाला नहीं बच्चों, ये अपादान वाला। तो ये कौन सा कारक हो गया है, कौन सा तत्पुरुष हो गया है, अपादान तत्पुरुष। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, अपादान तत्पुरुष। कर्ण से हीन, कान से रहित, कान से रहित, कान से रहित, ये भी कौन सा हो गया है, अपादान तत्पुरुष। तो इस तरह से जब अलग होने की क्रिया होती है तो वो आप क्या कहोगे, अपादान तत्पुरुष। मातृहीन, जो माता से रहित है, पितृहीन, जो पिता से हीन है, धनहीन, जो धन से हीन है, धन से रहित है, जिसके पास धन नहीं है। तो जब भी इस तरह के कोई शब्द आते हैं तो वहाँ अपादान तत्पुरुष आएगा, आपको विभक्ति मिल रही है, ठीक है। आगे देखिए और भी शब्द हम देखते हैं, जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम क्या लिखेंगे, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम कौन है, या में विभक्ति आ गई है, पुरुषों में उत्तम, तो ये क्या आ गया है, अधिकरण। क्या आ गया है, अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा आ गया है, अधिकरण तत्पुरुष। तो ऐसे आपको विभक्ति बनानी है, बहुत सारे उदाहरण हैं। दानवीर, नरोत्तम, दानवीर यानी कि दान में वीर, दान में वीर। नरोत्तम का मतलब हो गया यहाँ पर नरों में उत्तम, नरों में उत्तम, ठीक है। इस तरह से आपको समास विग्रह करना है। तो ये क्या आ गई है, ये जो एक पद दूसरे पद को जोड़ रहा है, ये क्या कहलाता है, विभक्तियां कहलाता है। तो ये बहुत सारे उदाहरण हो गए हैं। आगे चलते हैं बच्चों, हमारा तीसरा जो समास है जिसका नाम है कर्मधारय, और ये तत्पुरुष का ही उदाहरण है, ठीक है। कि वह समास, परिभाषा देखिए, कि वह समास जिसका पहला पद विशेषण हो। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की, विशेषण किसे कहते हैं, यहाँ हम विशेषण लिख देते हैं। कई बार कई बच्चों को नहीं पता है, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं हमने हिंदी पढ़ी नहीं है। जब हिंदी नहीं पढ़ी है तो उनको विशेषण कैसे आएगा, कि जो संज्ञा या सर्वनाम की, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, कि भाई संज्ञा कैसी है और सर्वनाम कैसे है, बताते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे क्या बताई है कि सीता सुंदर है, सीता क्या है, सुंदर है। अब सीता क्या है, सुंदर, तो सुंदर तो क्या हो गया, विशेषण, क्या हो गया है, विशेषण। और ये जो सीता है वो क्या हो गई है, विशेष्य, कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य बोलते हैं, जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि पहला पद विशेषण है तो पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा, ये विशेषण यहाँ आ जाएगा और ये विशेष्य यहाँ चला जाएगा। अथवा पहला पद उपमान, उपमान का मतलब होता है जो सुंदरता बताई है, जो विशेषण है, जो उपमा दी गई है। दूसरा पद उपमेय यानी कि जिसकी विशेषता बताते हैं उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और इसमें कौन कौन से चिन्ह आते हैं, जैसे जो, के साथ, के समान,
समान के रूपी किसी गुणों की चर्चा या तुलना की जाती है, तुलना आदि की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। और वो उपमेय और उपमान की बात हो जाती है। उपमान मतलब तुलना करना, उपमा यानी तुलना करना। और तुलना करने में दो चीज होती है, एक उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है और एक उपमान होता है कि जिन शब्दों से तुलना की जाती है। ठीक है, अब देखिए उदाहरण देखिए, यहाँ दिया गया है धर्म चरण कमल। चरण कमल लिख लेते हैं, धर्म नहीं चरण कमल है। ठीक है, ये धर्म इसको हटा देना कि चरण कमल। चरण कमल, चरण का मतलब क्या होता है? पैर। और कमल क्या होता है? एक फूल है, कमल का फूल। कि पैरों को किसके समान बताया है? कमल के समान। कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। तो के समान आ गया। के समान क्या है? जो विग्रह के लिए चिन्ह है या विग्रह के लिए कोई शब्द है या विग्रह के लिए कोई विभक्ति आ गई है तो यहाँ पर आएगा। अब पहला पद कौन सा हो गया है? कमल। और दूसरा पद क्या हो गया है? चरण। तो क्या बता रहे हैं कि पहला पद विशेषण होगा तो किस चरण को किसके समान बताया जा रहा है? कमल के समान। तो कमल क्या है? विशेषण। और चरण क्या है? विशेष्य यानी कि उपमेय है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? चरणों की क्या विशेषता बताई जा रही है? कि वो चरण कैसे है? कमल के समान है। आया समझ में सभी को? आगे चलते नील गगन। अब नील क्या होता है? नीला। और नीला, पीला, कमल, अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, ये सब क्या होती है? विशेषता होती है। ये विशेषता के चिन्ह होते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण हो गया तो अधिकतर इसके अंदर गुणवाचक विशेषण ही आएगा। ठीक है ना? आगे देखिए कि क्या बता रहे हैं? नील गगन। गगन क्या है? एक स्थान का नाम है। गगन है, आसमान है। आसमान कैसा है? नीला। नीला है जो आसमान यानी कि गगन, नीला है जो गगन। अब ये है और जो है ये तो योजक चिन्ह है। योजक का मतलब दो पदों को जोड़ने का कार्य करते हैं, ये योजक चिन्ह कहलाते हैं। नीला क्या हो गया? हमारा विशेषण, यानी कि ये क्या है? कर्मधारय समास जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। अब हम करते हैं कर्मधारय समास के बहुत सारे उदाहरण। देखिए यहाँ हम करते हैं उदाहरण किसके? कर्मधारय समास के। ये तो हो गया हमारा समस्त पद और यहां हो जाएगा हमारा समास विग्रह। समस्त पद में देखिए पहला लिखा हुआ है हमारा पीतांबर, दूसरा है हमारा नीलकंठ, नंबर 3 का है हमारा मुखचंद्र, नंबर 3 का है हमारा चंद्रमुख, चंद्रमुख, लंबोदर, घनश्याम, पंकज पद। ठीक है, सुंदर श्याम। अब देखिए हम यहाँ इसका समास विग्रह करते हैं। क्या करते हैं? समास विग्रह। समास विग्रह में पीतांबर, पीत का मतलब क्या होता है? पीला। क्या होता है? पीला। अब नीला, पीला, काला, कोरा ये सब क्या होता है? विशेषण होते हैं। और पहला पद कर्मधारय में विशेषण होता है, तो पहला पद विशेषण हो गया। फिर हो गया ये अंबर, तो पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर। अंबर का मतलब क्या होता है? वस्त्र। वस्त्र क्या होता है कि श्री कृष्ण विष्णु भगवान जो क्या करते हैं? पीले रंग का एक ऐसा दुपट्टा सा लटका के रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अंबर बोलते हैं, आंचल जो होता है। ठीक है, तो पीला है जो अंबर, तो पहला पद हमारा विशेषण हो गया है। और विशेषण यानी कि उपमा बताई जा रही है। किसकी उपमा बताई जा रही है? अंबर की उपमा बताई जा रही है, यानी कि विशेष्य है। ठीक है, विशेष्य हो गया है। अब ये क्या हो गया? हमारा उपमा, और ये हो गया हमारा उपमान, उपमेय। ठीक है, ये उपमान है और ये उपमेय है। आगे देखिए नीलकमल, नीलकंठ। नीलकंठ में क्या होता है? नीला क्या है? कंठ है। नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, यानी कि कंठ कैसा है? कंठ कैसा है? नीला। किसका कंठ है? ये शिव जी का है, लेकिन इसे नीला कंठ कहा गया है। चंद्रमुख, चंद्र है, क्या है? चंद्र, चंद्र है या फिर चंद्र के समान मुख, क्या बोलेंगे हम? चंद्र के समान क्या है? मुख है, यानी मुख किसके समान है?
चरण के चंद्र के समान है, चंद्रमा के समान चमकीला, सुंदर, सुंदर दिखने वाला मुख है। तो मुख की विशेषता बताई जा रही है। तो इसमें पहला पद हो गया हमारा विशेषण, दूसरा पद हमारा जो उत्तर पद है वो क्या हो गया, विशेष्य। लंबोदर, अब ये लंबा, पतला, मोटा, काला, ये भी सब क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। लंबा यानी कि लंबा है, लंबा है जो। उदर, उदर यानी क्या होता है, पेट होता है, पेट को बोलते हैं उदर, ठीक है। तो लंबा के उदर है, पेट कैसा है, लंबा है। लंबा क्या है हमारा विशेष्य, उदर क्या है हमारा विशेषण है लंबा, और उदर क्या हमारा विशेष्य हो गया है। अगला देखिए घनश्याम, घन का मतलब क्या होता है, काले, काले, घन क्या बोलते हैं, काले। घन श्याम यानी कि बादल कैसे है, श्याम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विच्छेद कर विग्रह करेंगे, और विग्रह में क्या लगाएंगे, यहाँ पर कैसे है, श्याम, श्याम यानी कि काला, यानी कि श्याम है जो घन, और घन क्या होते हैं, बादल। बादलों की विशेषता बताइए कि वो कैसे है, काले काले है। श्याम कैसा होता है, श्याम रंग क्या होता है, काला रंग होता है। आगे चलते हैं पंकज पद या पद पंकज। पद पंकज यानी कि पंकज, पंकज किसे कहा जाता है, कमल का पर्यायवाची होता है। पंकज के समान चरण है, के समान यानी कि पैरों को, पैर या फिर पद, यानी कि पदों को क्या बताया गया है, पंकज के समान बताया गया है। पंकज यानी कमल के समान उसके चरण बताए गए हैं। आगे देखिए श्याम सुंदर लिखेंगे हम यहाँ पर, सुंदर श्यामनी थोड़ा सा उल्टा हो गया है, मुझे भी पढ़ने में अलग लग रहा है। श्याम सुंदर, श्याम कैसे है भाई, सुंदर, ठीक है, कैसे है, सुंदर, सुंदर है जो श्याम। श्याम कौन है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की विशेषता बता रहे हैं कि वो क्या है, सुंदर, सुंदर है जो श्याम। तो ऐसे आपको समस्त पद का समास विग्रह करना है, ठीक है ना। आगे चलते बच्चों, हमारा चौथे नंबर का जो समास आता है वो है द्विगु समास। अब द्विगु समास भी क्या है, तत्पुरुष समास का ही भेद है। कर्मधारय और द्विगु समास दोनों तत्पुरुष समास के भेद है, इसलिए हम इसको यहाँ तत्पुरुष के साथ में ही पढ़ लेंगे। तो वह समास जिसका पूर्व पद, पहला पद, यहाँ पहला पद आ जाएगा, संख्यावाची हो, यहाँ संख्या होगी, यानी कि दुगुना, तिगुना, चौगुना, 2, 3, 4 जो भी संख्या है, संख्यावाचक विशेषण होता है। तथा समस्त पद समाहार का, समूह का बोध कराता है। समाहार यानी कि पूरे ग्रुप को बताता है, यहाँ पर उसे क्या बोलते हैं, द्विगु समास कहते हैं। कैसे बोलते हैं, जैसे दोपहर, दोपहर और सप्ताह। दोपहर क्या होता है, दोपहर क्या होता है, दो पहरों का समूह। दोपहर का समूह कैसा होता है, जब 12 बज जाते हैं, जब भी 12 बज जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, भाई आफ्टरनून हो गया है, दोपहर हो गई है। दोपहर का मतलब क्या होता है, अभी तक, क्योंकि एक दिन में 4 प्रहर होते हैं। कितने पहर होते हैं, 4 पहर होते हैं। और सुबह से लेके और 12 बजे तक का जो समय होता है, दिन के समय, जब सूर्य पूरे अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है, यानी कि हमारी सीधी रेखा पर हमारे ऊपर होता है और हमारी जो परछाई होती है वो दिखाई नहीं देती है, तब 2 पहर कंप्लीट हो चुके होते हैं और दूसरे 2 पहर बाद में कंप्लीट होते हैं, ठीक है, दूसरे 12 घंटे बाद में। तो ऐसे 24 घंटे में पूरे 4 पहर होते हैं। तो 6 घंटे का 24 घंटे होते हैं, उसमें से 12 घंटे के 2 पहर, यानी कि 6 घंटे का 1 पहर होता है। अब 6 घंटे अनुमान लगा लीजिए कितना पहर होता है, ठीक है। 12 से आप 1 से 6 बजे तक का सुबह का 1 पहर हो गया, और सुबह 6 बजे से लेकर और 12 बजे तक का जो समय होता है वो 2 पहर हो गया। तो 2 पहरों का समाहार यानी कि समूह भी बोल सकते हैं। समाहार को आप क्या बोल सकते हो, समूह भी बोल सकते हैं। आगे सप्ताह, सप्त, सप्त यानी कि 7, ताहा, ताहा यानी कि दिनों का, आहा का मतलब होता है दिन, यानी कि 7 दिनों का समूह या 7 दिनों का समाहार भी बोल सकते हो आप। समूह और समाहार से जो प्रेजेंट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, द्विगु समास। तो द्विगु समास में पहला पद क्या होगा, संख्यावाची, ठीक है। संख्यावाची जैसे हमने बोल दिया यहाँ पर नवरत्न, क्या बोला है, नवरत्न। रत्न क्या हो गया हमारा समाहार का, और नव क्या है, 9। तो यहाँ लिखेंगे 9 रत्नों का समूह, या रत्नों का समाहार, या फिर समूह, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे आपको समास विग्रह करना और उसको समासिक शब्द बनाना है। आगे चलते हैं, अब द्विगु समास के बहुत सारे उदाहरण देख लीजिए। यहाँ लिखते हैं हम उदाहरण, ये हो गया हमारा सामासिक। समस्त पद बोलेंगे, ठीक है, इस बार समस्त पद बोलते हैं। और यहाँ पर हो गया समास विग्रह।
विच्छेद विच्छेद भी कई बार आता है, मेरे मुंह पर भी आ जाता है कई बार, विच्छेद बोल देते हैं। विच्छेद कहाँ होता है? संधि में होता है। और विग्रह कहाँ होता है? समास में होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या करेंगे हम यहाँ पर। पहले लिखेंगे हम चौराहा। चौराहा तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। दुगुना, ठीक है। चतुर्भुज और सप्तऋषि, ठीक है, सप्तऋषि और अष्टधातु, है ना। कई बार हम ऐसे देखते हैं ना जिसका पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। और नवरात्र, नवरात्रि, है ना। तो इनका अभी हम समास विग्रह करते हैं। आगे जो भी संख्यावाची आते हैं आप उसका करके देखिएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चौर, चौराहा, राहा चौ यानी कि चार, तो यहाँ लिखेंगे हम चार राहों का समूह या फिर समाहार। आप समूह भी लिख सकते हैं और समाहार भी लिख सकते हैं। दुगुना, दुगुना का मतलब होता है दो गुना, दो गुना यानी कि जिसमें दो गुना है, डबल हो गए हैं। चतुर्भुज, चार भुजाओं, चार भुजाओं का समूह, ठीक है। सप्तऋषि, सात ऋषियों, सात ऋषियों का समाहार या समूह। मैं कहीं कहीं समाहार लिखूंगी और कहीं कहीं समूह लिखूंगी ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि समाहार लिखना है समूह लिखना, कुछ भी लिख सकते हो। अष्ट धातु, कई बार कहते हैं ना ये जो बर्तन है भाई अष्ट धातु का बना हुआ है, यानी कि इसमें अष्ट धातु है, 8 प्रकार की धातु है जिसके अंदर सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा, बहुत सारे धातु है, एल्यूमिनियम, बहुत सारी चीजें उसमें मिक्स। पता नहीं मुझे एल्यूमिनियम मिक्स होता है नहीं, मैं तो एक बता रही हूँ कि धातुएं होती है जो अष्ट प्रकार की, 8 प्रकार की धातुओं को सम्मिलित करके बनाया जाता है, उसे कहते हैं अष्ट धातु बर्तन, ठीक है। अष्ट धातु यानी कि 8 धातुओं का, 8 धातुओं का जो खनिज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? धातु, धातुओं का समूह, 8 धातुओं का समूह। आगे आता है नवरात्रि। नव यानी क्या होता है? 9, क्या बोलते हैं उसे? 9। रात्रि यानी कि रातों का, 9 रात्रियों का समूह या समाहार, समाहार, ठीक है। ये हो गए हमारे किसके? द्विगु समास के उदाहरण के चौराहा, दुगुना, चतुर्भुज, सप्तऋषि, अष्टधातु, नवरात्रि। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। आपके दैनिक जीवन में भी कई बार आप ऐसे शब्दों को बोलते हो। तिराहा हो गया है ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्दों को बोलते हो। षटकोण हो गया जिसके 6 कोण होते हैं, ठीक है, षटकोण। तो ऐसे जितने भी शब्दों को बोलते हो उनको आप प्रैक्टिस में लीजिए और उनको समास विग्रह करके देख लीजिए, आपकी ये जो समास है वो क्लियर हो जाएगा। आगे चलते बच्चों, हमारा 5वें नंबर का समास जिसका नाम है द्वंद्व समास। क्या बोलते हैं इसे? द्वंद्व। यहाँ एक और लगेगा कि जिस समस्त पद के दोनों पद, दोनों पद कौन कौन से होते हैं? पूर्व पद और उत्तर पद। दोनों पद होते हैं ना, पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद, और बीच में क्या लग गया? और। देखिए मैंने यहीं पर बता दिया आपको है कि ये समास क्या कह रहा है कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान तथा विग्रह करने पर और, एवं, या, अथवा लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। अब और लग गया हमारा। अब कैसे और लग गया है? जैसे मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, माता पिता, ये जो चिन्ह आया है, ये जो योजक चिन्ह आया है, इस योजक चिन्ह को जब हम समास विग्रह करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम माता, और इस योजक चिन्ह की जगह लिखेंगे हम और पिता, माता और पिता। समासिक पद बनाएंगे तो इस और का लोप हो जाएगा। लोप, क्या बोलेंगे इसे? लोप। ये खत्म हो जाएगा और इसकी जगह योजक चिन्ह लगेगा। यहाँ देखिए क्या करा है, अपना पराया, अपना या पराया, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सत्य असत्य, यहाँ लिखते हैं हम सत्य असत्य, तो यहाँ लिखेंगे सत्य या असत्य, सत्य या असत्य, ठीक है, या लिखेंगे और नहीं सत्य और असत्य नहीं, सत्य या तो सच है या झूठ है भाई, असत्य है, ठीक है। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य दोनों होते हैं। इसी तरह से माता पिता, दिन रात, सुबह शाम, बहुत सारे होते हैं। चलो इनको पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर उदाहरण करते हैं, ठीक है। उदाहरण से क्या है, हमें सब अच्छा क्लियर हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा समस्त पद और ये हो गया हमारा समास विग्रह।
सभी के ऐसे करेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो समास विग्रह और समस्त पद में यहाँ लिखते हैं हम दिन रात, सुबह शाम, देश विदेश, भाई बहन, हरि शंकर, राम श्याम। ठीक है, योजक चिन्ह आ गया। जहाँ पर भी योजक चिन्ह हम इसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह ऐसे करेंगे कि दिन और रात, अधिकतर और का ही आता है। ठीक है, सुबह शाम, सुबह और शाम, देश विदेश, देश और विदेश, देश और विदेश। अगला भाई बहन, भाई और बहन। आप पहले बहन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आ गया है भाई और बहन। ठीक है, हरि शंकर, हरि का मतलब क्या होता है? विष्णु। और कौन किसके बारे में बता रहे हैं? हरि यानी विष्णु और शंकर। हरि यानी हनुमान जी को भी बोलते हैं हरि। ठीक है, राम और श्याम, तो ये हो गया हमारा राम और ये हो गए हमारे श्याम। तो ये क्या है? देखिए, दोनों पद प्रधान है, दोनों, एक भी, देश भी प्रधान है, विदेश भी प्रधान है, भाई भी प्रधान है, बहन भी प्रधान है, हरि भी प्रधान है, शंकर भी प्रधान है, राम भी प्रधान है, श्याम भी प्रधान है, और बीच में और का लोप हो जाता है। जब आप इसे सामासिक पद में बनाएंगे तो और का लोप होकर योजक चिन्ह के बीच में आ जाएगा। तो ये है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब क्या होता है? देखिए, द्वंद्व आप इसी से देख लीजिए, यहाँ पर ये द्व और ये द्व दोनों एक समान है और बीच में आधा न लगा हुआ है। मान लीजिए ये योजक चिन्ह है या फिर और है, तो ये दोनों समान है, दोनों पद प्रधान है, दोनों के बीच में और का लोप हुआ है या योजक चिन्ह लगा है। इस शब्द से आप पकड़ लोगे कि द्वंद्व समास कौन सा होता है। ठीक है, आगे चलते बच्चों। नंबर 6 हमारा लास्ट समास आता है जिसका नाम है बहुब्रीहि समास, और ये समास का राजा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट समास बहुब्रीहि समास ही होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समास होता है। समास का राजा कहा जाता है। सबसे मुख्य समास जो कहा जाता है वो बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब आप कहोगे कि ऐसी क्या खास बात है मैम जो इसमें इसको इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है? तो इसकी खास बात क्या है कि इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा था? पूर्व पद, उत्तर पद, या तो पूर्व पद प्रधान था या उत्तर पद प्रधान था, या फिर दोनों प्रधान हो गए। दोनों में हमने पढ़ा कि दोनों प्रधान हो गए। अब यहाँ पर एक खास बात क्या है कि जिस समस्त पद में कोई प्रधान पद नहीं होता है, कोई, जैसे पूर्व पद और उत्तर पद, तो जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान है और न उत्तर पद प्रधान है, कोई भी प्रधान नहीं होता। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं। तीसरा पद, वह तीसरा पद इंपॉर्टेंट होता है, तो पद की ओर संकेत करते हैं, उन्हें बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। न तो पहला पद प्रधान है और न उत्तर पद। ये दोनों मिलके क्या कहना चाह रहे हैं? किसी तीसरे के बारे में क्या बात बताना चाह रहे हैं? वो जो तीसरा व्यक्ति है या वो तीसरा जो पद है या तीसरा जो शब्द है, अन्य शब्द बोलते हैं तीसरे को की जगह किसी अन्य भी बोलते हैं, इसे तीसरा नहीं अन्य भी बोलते हैं। कोई अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, उन्हें बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखिए नीलकंठ। अब आप कहेंगे कि मैम नीलकंठ तो कर्मधारय में भी आया था। बिल्कुल, कर्मधारय और बहुब्रीहि कई हद तक एग्जाम्पल में समान होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है, दोनों ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो आपको बहुब्रीहि ही टिक करना होगा, क्यों? बहुब्रीहि कर्मधारय से बड़ा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। नीलकंठ, नीलकंठ क्या है? नीला है कंठ जिसका, ये आ गया हमारा अन्य। ये जिसका जो शब्द है वही हमें अन्य की तरफ लेकर जाएगा, वो कौन है? शिव। नीला है कंठ जिसका, शिव। एक और देख लीजिए, मैंने एक और बताया था आपको कि पीतांबर क्या हो गया है? पीतांबर। अब पीतांबर क्या है? ये सामासिक पद है, सामासिक पद है। इसका समास विग्रह क्या होगा? पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका,
किसका अंबर पीला होता है? मैंने आपको बताया था ना, आपको विष्णु या कृष्ण का जो एक आंचल होता है वो पीला होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, या तो कृष्ण लिखेंगे या विष्णु लिखेंगे। आप विष्णु भी लिख सकते हो या फिर कृष्ण भी लिख सकते हो, ठीक है। या तो विष्णु लिखेंगे या कृष्ण लिखेंगे। पीला है अंबर जिसका, ना तो पीला प्रधान है और ना अंबर प्रधान है। कौन प्रधान है? विष्णु है। इसी तरह से यहाँ ना तो नीला प्रधान है और ना कंठ प्रधान है। कौन प्रधान है? शिव है। तो अन्य प्रधान है ना, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समास है। अब करते हैं यहाँ बहुब्रीहि समास के उदाहरण। लंबोदर, त्रिनेत्री। अब देखिए ये जो आप बोल रहे, अभी आपको इसमें भी कंफ्यूज होगा क्योंकि आप कहेंगे कि त्रिनेत्र। अगर त्रिनेत्र आता है, त्रिनेत्र यानी तीन नेत्र, तो तीन आंखों का समूह या तीन नेत्रों का समूह, ये तो चला जाएगा आपका द्विगु समास में, संख्यावाची में। लेकिन अगर त्रि लग गया है तो ये उस व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है जिसके तीन नेत्र है, उसकी ओर संकेत किया जा रहा है। त्रिनेत्र है, मात्रा नहीं लगी है। ये चीज ध्यान रखना बच्चों आप लोग कि मात्रा नहीं लगी है तो ये द्विगु में जाएगा। किस में जाएगा? ये द्विगु में चला जाएगा। ये जो द्विगु है इसमें चला जाएगा क्योंकि ये संख्यावाची शब्द बन गया है। लेकिन जैसे हमने तो मात्रा लगाई है, मात्रा लगाते ये उस व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है जिसकी ओर हम बताना चाह रहे हैं कि जो अन्य है। तो अन्य की ओर कैसे संकेत कर रहा है? त्रिनेत्री। आगे देखिए चतुर्भुजी। अब यहाँ पर भी चतुर्भुज मैंने कहा था भुजाओं का, और ये चतुर्भुजी देख लीजिए यहाँ पर, ये कंफ्यूजन आपको होगा। लेकिन हमने ये कंफ्यूजन ऐसे पूरा किया है कि अगर ई की मात्रा लग गई है तो वो बहुब्रीहि में चला जाएगा, और ई की मात्रा नहीं है तो वो द्विगु समास में जाएगा क्योंकि ये संख्यावाची शब्द आ गए हैं। तो लंबोदर का क्या हो जाएगा? लंबा है। लंबा है, लंबा है उदर यानी कि पेट, पेट जिसका। अब ये जिसका शब्द हमें अन्य की तरफ लेके जा रहा है। किसका है? गणेश का। किसका है? गणेश जी का, ठीक है। ये हमारा बहुब्रीहि समास का आंसर है, गणेश जी। कि लंबा है उधर जिसका, किसका? गणेश जी। तो गणेश जी बहुब्रीहि समास है, ठीक है। आगे देखिए त्रिनेत्री। तीन है नेत्र जिसके, तीन है नेत्र जिसके। किसके है भाई? शिव के, महादेव के। हम यहाँ लिखेंगे महादेव क्योंकि देवों में देव महादेव। आगे चलते चतुर्भुजी। चार है भुजाएं जिसकी, जिसका, जिसकी, जिसकी, बस यही आएगा, ठीक है। जिसकी, किसकी है भाई? ब्रह्मा की, या प्रजापति भी बोल सकते हो आप इसे, ब्रह्मा या प्रजापति। प्रजापति की चार भुजाएं है ना, इसलिए चतुर्भुजी बोलते हैं उनको, ठीक है। जो भी देवी देवता है और भी ये चतुर्भुजी होते हैं। और देख लीजिए यहाँ एक और उदाहरण लिखते हैं। वीणा पाणी, और आ जाएगा यहाँ जितेंद्रिय, जितेंद्रिय, ठीक है। वीणा पाणी, वीणा है पानी में, वीणा है पानी में जिसके। पानी का मतलब क्या होता है? हाथ। और वीणा यानी वीणा कौन है? ये सरस्वती के लिए कहा गया है, सरस्वती के लिए। सरस्वती के हाथों में वीणा होती है ना, इसलिए। जितेंद्रिय, जीती है इंद्रिया जिसने, जीती है इंद्रियां। इंद्रियां क्या होती है? हमारे ये जो सेंस होते हैं, हमारी ये जो जितनी भी इंद्रियां होती है, इन इंद्रियों को अगर हम अपने वश में कर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय। जीती है इंद्रियां जिसने। अब जिसने भी इंद्रियों को वश में कर लिया है उसके लिए आ जाएगा जीती है इंद्रिय जिसने, जितेंद्रिय कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण करने हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, वो आपको प्रैक्टिस में करने हैं। इनको देखकर करना है कि कैसे आपको, अगर संख्यावाची शब्द आते हैं तो संख्यावाची शब्दों में किन चीज़ों को लेकर आपको बहुब्रीहि में रखना है, किन चीज़ों को लेकर आपको कर्मधारय में रखना है, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, आज हमारा समास भी कंप्लीट हो गया है। समास की हमने मुख्य 4 भेद और तत्पुरुष के 2 भेद, या फिर देखा जाए तो पूरे के पूरे 6 भेद पढ़ लिए हैं। 6 भेद की परिभाषा और उनके उदाहरण सहित हमने इस समास को कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में नया टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।